की उन्होंने, और भारत का संविधान भी लिखा। उस संविधान में ये बातें लिख के गए थे वो कि हमारे लोग जब तक सक्षम नहीं बन जाए, सक्षम मतलब जब तक उनके पास में ठीक ठाक रहने को घर नहीं आ जाए, उन कपड़े लत्ते पहनने की व्यवस्था नहीं हो जाए, ठीक उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर वकील नहीं बन जाए, तब तक उनको फ्री में पढ़ाओ। ये व्यवस्था अभी तक थी। इस व्यवस्था को खत्म करके आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एससी एसटी के जो लोग हैं उनको भी आरक्षण में क्रीमी लेयर हम लगा रहे हैं। और इनके जो अधिकारी कर्मचारी है, हमारे समाज के थोड़े बहुत पढ़ लिख के अधिकारी कर्मचारी बन रहे हैं, उनको क्या बोल दिया कि पढ़ लिख के जो अधिकारी बन रहे हैं उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन। कोई तहसीलदार है तो तहसीलदार से वो एसडीएम बनेगा, है ना, प्रमोशन मिलेगा उसको। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया कि वो प्रमोशन इनकी जाति के आधार पे हम नहीं देंगे, कि ये शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, गरीब है, इस आधार पे इनको ये प्रमोशन नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? हमारा बच्चा, आदिवासियों का बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। जब वो स्कूल बस में जाता है, उसके पास में 4 ड्रेस है ना, उसकी हर महीने उसका परीक्षा होती है, हर महीना उसका टेस्ट होता है। हमारे बच्चे को साल भर में एक ही बार टेस्ट होता है, उसमें भी उसको पहली से 8वीं तक पास करने का कानून। तो ये व्यवस्थाएं हमको समझनी पड़ेगी। ये हमारे लोगों के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में हम गुलाम नहीं थे। आज हमारी जैसी स्थिति है ना, वैसी स्थिति हमारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के महान लोग थे हम। वो सभ्यता आदिवासियों की सभ्यता थी, मूल निवासियों की सभ्यता थी। उस सभ्यता को आर्यों ने खत्म किया। आर्य कौन? ब्राह्मण बनिया ठाकुर। मैं कहूंगा, ये बात मेरे को कहना पड़ेगा क्योंकि ये लिखी हुई बात है। आर्य मतलब कौन? ब्राह्मण ठाकुर बनिया, ये आर्य है। और आर्य इस देश में पिछले 3-4 हजार साल पहले ही आए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ। अंग्रेज आए चले गए, मुगल आए चले गए, डच आए चले गए, फ्रांसिस आए चले गए। जितने भी तमाम विदेशी आक्रमणकारी थे वो भारत भूमि पे आए, राज किया और चले गए। आर्यों को ऐसा क्या है कि वो यहीं बस गए? यहाँ की कार्यपालिका, यहाँ की विधायिका, यहाँ की न्यायपालिका, यहाँ का सुप्रीम कोर्ट, यहाँ की संसद, सब जगह वही के वही। 48%, 49% जो है उच्च समाज के लोग संसद में हैं। उसमें उच्च समाज में भी ब्राह्मण, राजपूतों का और ठाकुरों का तो आंकड़ा ही नहीं बता रहा हूं मैं, बनियों का तो आंकड़ा ही नहीं लाया लिख के अभी। 49% लोकसभा में 49% जो है ब्राह्मण है। और हमारे आदिवासी कितने परसेंट है भाई? किसी को मालूम है क्या? एक भी नहीं। आपका एक मंत्री का नाम बता दो जो नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में हो। एक आदिवासी मंत्री का नाम बता दो मेरे को, कोई किसी को मालूम हो तो बता दो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मोदी को वोट मत दो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा दिग्विजय सिंह को वोट मत दो, कांग्रेस को वोट मत दो, पर एक मंत्री का नाम बता दो मेरे को जो तुम्हारा एक मंत्री हो। पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या 23% है, 23% वोटर हैं हम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा एक भी नेता नहीं है। कहने को तो नेता बहुत सारे हैं, छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा भाई, विधायक सांसद की बात कर रहा हूं। मऊ, अरे दूसरी जगह क्यों जाओ, मऊ का देख लो ना। मऊ में जिला जनपद में हमारा एक आदमी नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है? कविता पाटीदार जी हैं, है ना। जनपद पंचायत अध्यक्ष कौन है? संतोष जी पाटीदार है, लीला जी पाटीदार है। आदिवासियों का क्या है भाई यहाँ पर? आप आओ, हमारी ये हम बसें भेज रहे हैं, ये आइसर वगैरह भेज रहे हैं, इसमें बैठो और रैलियों में आओ। ये है हमारा। आपके बच्चों का भविष्य क्या है? आपके लिए फ्री में कोचिंग संस्थाएं चल रही क्या? मानपुर, इंदौर, मऊ में कोई चला रहा हो तो बताओ। नेता लोग चला रहे क्या? आप लोग उनको वोट तो बेचोगे अभी। वोट की बात बताऊं मैं? वोट का अधिकार इन महापुरुषों ने, ये जो ऊपर फोटो लगे ना, बाबा साहब अंबेडकर, टंट्या भील, राणा पुंजा भील, महात्मा फूले, छत्रपति साहू महाराज, इन्होंने वोट का अधिकार हमको क्यों दिया था मालूम है? जब देश आजाद हुआ वोट हमको मिला कि भाई वोट डालो। और इसके पहले तो राजा की व्यवस्था थी, राजा चलाता था पूरा राज्य। राजा तो हमारे लोग थे। 500 से 700 आदिवासी राजाओं की हत्या कर दी गई और इस देश पे आर्यों ने कब्जा जमा लिया, सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया। हम जंगलों में भाग आए, हमने गुलामी स्वीकार नहीं की। आदिवासियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आदिवासियों ने गुलामी स्वीकार नहीं की। वो जंगलों में भाग आया पर उसने लोगों की घरों की साफ सफाई नहीं की,
उनका गुलाम बनना पसंद नहीं किया, जंगल में आ गया, इधर ही अपने डेरा डाल दिया, खेती बाड़ी की और इधर ही जंगली कंदमूल खाया, पत्ता लपेटा उसने, पहना, कपड़े नहीं थे। तो आदिवासियों की ये पहचान है। लेकिन अभी क्या हो रहा है आदिवासियों के साथ में? अभी अभी जो है वर्तमान में एक 35 रुपए के क्वार्टर में थोड़े बहुत चिकन मटन में हम हमारा वोट बेच देते, बिना कुछ सोचे समझे हम कोई सी भी पार्टी को, कोई से भी नेता को वोट दे देते और 5 साल भटकते रहते। ताली बजाने की बात नहीं भाई लोग, इस बात को आप समझना। मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूं कि आप समझो। 5 साल तक हम भटकते रहते हैं, मेरा राशन कार्ड नहीं बना, मेरा आधार कार्ड नहीं बना, मेरे बच्चे को वहां फीस जमा नहीं हो पा रही, ऐसा नहीं हो पा रहा। क्यों होगा? जब इन महापुरुषों ने कहा कि ये वोट का अधिकार आपकी बहन बेटियों की इज्जत से भी बढ़कर है, इसको कभी मत बेचना। बेच दिया हमने 100 रुपए में, 200 रुपए में, 300 रुपए में। आज हालत क्या है? मैं अच्छा पढ़ लिख गया हूं लेकिन नौकरी नहीं है। ये मेरी बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी युवा ऐसे ही घूम रहे हैं। आदिवासियों के अभी पद कितने खाली पड़े सरकारी नौकरियों में पता है आप लोगों को? 1.5 लाख पद। ST SC के बेकलाग मतलब सिर्फ हमारी भर्ती, आदिवासियों की भर्ती, दलितों की भर्ती, 1.5 लाख पद खाली पड़े। उन पदों को अब भर्तियां नहीं निकाल रही सरकार। अभी वर्ग 1, 2, 3 की निकाली। क्यों निकाली? चुनाव आ गया, वोट तो चाहिए ना। बड़वानी में शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि आदिवासी बच्चों को D.Ed B.Ed नहीं भी किया होगा तो वर्ग 1, 2, 3 की परीक्षा में मैं बैठने दूंगा। वो फॉर्म डल रहे हैं, जाके देख लेना। बिना D.Ed B.Ed के अगर आपका फॉर्म भरा जाए तो मेरे पास आ जाना कि यार तूने बोला था ना ऐसा। ये बोल के जा रहा हूं भाई लोग, चुनावी घोषणाओं पे ध्यान मत देना। मैं यहाँ कोई वोट मांगने नहीं आया हूं, ये आपके भविष्य की बातें आपको बताने आया हूं कि अगर अभी भी हम लोग नहीं सुधरे, नहीं समझे तो हमारी जिंदगी तो निकलने वाली है, आपकी भी निकल जाएगी। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली उनकी पीढ़ी है, उनका क्या होगा? क्या उनको वापस गुलाम बनाने के लिए हम नहीं छोड़ जाएंगे? अगर हम नहीं लड़े, नहीं खड़े हुए, नहीं हमने हमारा संगठन मजबूत किया तो ये स्थिति हमारे साथ में होगी। ये देख लेना आप लोग। और कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। छात्रावास, अभी मऊ में छात्रावास में आदिवासियों का एक भी छात्रावास नहीं है। लड़कों का छात्रावास था, वहां से भी हमको नोटिस दे दिया कि ये जो डोंगरगांव वाला छात्रावास है ये आदिवासियों के नाम से नहीं हो सकता, ये SC के नाम से है। इसलिए SC अनुसूचित जाति दलित भाई यहाँ पर रहेंगे, आदिवासी नहीं रह सकता। हम जबरदस्ती रह रहे हैं वहां पर, किसी दिन भी हमको भगा सकते हैं। लड़कियों का हॉस्टल वहां कॉलेज में अंदर खुला, 5 साल हो गए बने हुए, आज तक नहीं खोला उन्होंने। कितने ही हमने ज्ञापन दिए, कितने ही कलेक्टर से मिले, कितने ही मंत्रियों से मिले कि ये हॉस्टल चालू कर दो। दूर दूर से बालिकाएं, हमारे समाज की बहन यहाँ आती है पढ़ने, तो हॉस्टल में रह लेगी, कुछ पढ़ लेगी। नहीं खोला वो हॉस्टल। नतीजा क्या निकला? 10वीं 12वीं पढ़ाई की और लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया। अरे उनकी लड़कियां तो जिला पंचायत में जाके बैठी है, अपनी तो कॉलेज भी नहीं जा पा रही है लड़कियां। क्या व्यवस्था है उनके लिए? अपने पास कोई व्यवस्था बनाई क्या हमने? कितना ही पैसा शराब में खर्च कर देते, धार्मिक त्योहारों में खर्च कर देते हम, नव दुर्गा है ना, गणेश उत्सव, इसमें खर्च कर देते। सबसे ज्यादा नाचने कूदने वाले लोग हमारे, रैलियों में जाने वाले लोग हमारे, लेकिन व्यवस्था वही। फिर दूसरे दिन वही टिफिन उठाओ, फिर वही मजदूरी करने जाओ, वही किसी सेठ के यहाँ काम करने जाओ। तो ये व्यवस्था आपको सोचनी पड़ेगी कि जब हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे, ऐसी क्या आन पड़ी कि हम गुलाम हो गए? ऐसी क्या हालत हो गई कि आज लोग हमको कुछ भी नहीं समझ रहे? कोई भविष्य नहीं हमारे बच्चों का। लड़कियों का छात्रावास नहीं खुला वो। और अभी सीट कितनी है जो वहां हरी फाटक हॉस्टल है, उसमें सीट कितनी है? कितनी सीट है कन्हैया भाई वहां पर? 35, 50 मान लेते हैं अपन। 50 सीट, 50 लड़कियों का एडमिशन हुआ पूरे मऊ तहसील से। और फॉर्म कितने आए थे मालूम है? वहां करीब 600 फॉर्म आए थे। वहां 600 में से 50 लड़कियों को एडमिशन मिला। 50 पढ़ाई करेगी, बाकी 400-500 ने स्कूल छोड़ दिया होगा या घर से आना जाना कर रही होगी। तो ये बातें सोचने की है। नेता आए ना वोट मांगने, उससे पूछो 5 साल के अंदर हमारे लिए क्या किया, हमारे बच्चों के लिए कौन सा स्कूल खोला, कौन सा छात्रावास खोला, उनकी कितनी नौकरी दी, कितना रोजगार दिया उनको, लोन कितने लोन दिए हमारे लोगों को। ये बात पूछना उनसे। मैं तो पूछ रहा हूं, रोज पूछ रहा हूं।
रोज ही लड़ाई करता हूं मैं तो, टारगेट पे भी आ गया हूं उनके कि यार ये लड़का कौन है यार, ये पूरे गांव गांव में जाके लोगों को भड़का रहा है। तो मैंने कहा बिल्कुल भड़का रहा हूं भाई, मेरे लोग, मैं कुछ भी करूं। आपके लोग हैं क्या? तो बोले नहीं है। आपके जो लोग हैं वो तो बिजनेस कर रहे, बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे, आप उनको बोलो। मेरे भाई, मेरे लोग तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, तो मैं तो उनसे जाऊंगा, उनको जागरूक भी करूंगा। सर ये देना मेरे को। ये माननीय न्यायालय के आदेश एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आदिवासियों के संदर्भ में, ये हमारे कानून है, हमारे लिए कानून है, ये हमारे हक अधिकार इसमें लिखे हुए हैं। बताओ मैं आपको इसमें क्या क्या लिखा है, आप सुनना गौर से, क्योंकि ज्यादातर हमारे लोगों को हमारे बारे में जो अधिकार है उनके बारे में मालूम ही नहीं है। ये उनकी गलती नहीं है, हमने पढ़ा लिखा ही नहीं, हमने खाली 2 वक्त की रोटी जुटाना ही समझा। हमारे बच्चों को भी उसी काम में धकेल दिया कि नहीं जाओ मजदूरी करो, थोड़ा दुख उठा लो, थोड़ा कष्ट उठा लो, उनको पढ़ाओ तो थोड़ा समझदार बन जाएंगे। हमारी निकल गई पर वो लोग अपना अच्छा कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये अधिकार हमारे बारे में, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ये कौन सा केस बोल रहा है? उच्चतम न्यायालय वेदांत बनाम उड़ीसा 2013, ज्यादा पुराना भी नहीं है। अभी कौन सा चल रहा है? 2018। ये 13 की बात है। 2013 में हाईकोर्ट ने कहा न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ग्राम सभा में बैठते हो क्या आप लोग? ग्राम सभा में अपने प्रस्ताव पारित करते हो क्या कि यहाँ आदिवासी भवन होना चाहिए, यहाँ हमारे बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए? ग्राम सभा में सरपंच पता नहीं कब आपके साइन करवा के ले जाता, पता ही नहीं पड़ता। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई कितना काम हुआ, कहां काम हुआ। ग्राम सभा में आज हम ये प्रस्ताव बना के लाए हैं कि हमारे बच्चों के लिए यहाँ एक छात्रावास होना चाहिए। उस प्रस्ताव पे हमने 50 लोगों ने साइन किया है, ये आप आगे भेजो, पैसा लेके आओ, काम कराओ। ग्राम सभा ने जो निर्णय ले लिया वो सर्वोपरि है, उसको कोई राष्ट्रपति भी खत्म नहीं कर सकता। लेकिन हमने ये चुनाव के चक्कर में हमारी ग्राम सभा भी खो दी। जो रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा थी, उस ग्राम सभा को चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती थी, मात्र उसमें गांव के बड़े बुजुर्ग 25 लोगों की कमेटी थी, वो उस कमेटी को बनाओ। क्योंकि ये सरकारी बोल रही है, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, हाई कोर्ट बोल रहा है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ग्राम सभा के अंतर्गत कोई लोकसभा विधानसभा का कानून लागू नहीं होगा, हमने जो कानून बना लिया वही लागू होगा, तो ये हमको करना पड़ेगा। फिर दूसरा है, अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार एक व्यक्ति के समान है। ये आदिवासी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई भी आदमी अगर गैर आदिवासी उच्च समाज का अगर आता है तो वो व्यक्ति हमारी परमिशन से आएगा, ग्राम सभा को पूछेगा कि आपके गांव में मैं ये योजना लाया हूं, इस योजना के लिए आया हूं, ये फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, या मैं ऐसी सभा करना चाहता हूं, कोई नेता वेता, उसको पूछना पड़ेगा। ग्राम सभा अगर उसको परमिशन देगी तो वो आ सकता है। आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में ये कानून हमको, ये अधिकार है हमको, लेकिन हम इसका उपयोग ही नहीं करते। ये हमको जागरूक करना पड़ेगा और हमको एकजुट होना पड़ेगा। फिर बोल रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, 1 इंच भी जमीन नहीं है, लेकिन वो जहां चाहते हैं वहां जैसे भी चला जाते हैं। वो 1 इंच भी जमीन नहीं, फिर भी जैसे भी चला जाते हैं, कुछ तो भी बना जाते हैं, हमको पूछते ही नहीं। तो ये बात बड़ी सोचने वाली बात है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये जजमेंट दे रहा है पूरे देश में, ये ज्यादा पुराने नहीं है, 1997, 2013 के कानून है ये। आदिवासी ही इस देश के असली मालिक है। ये 2011 में, 5 जनवरी सन 2011 में ये कोर्ट का आदेश कि आदिवासी ही इस देश का असली मालिक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाइयों, ये जिसको चाहिए वो ले लेना, फोटो कॉपी करा लेना। और अगर आपको नहीं मालूम हो तो कोई पढ़ा लिखा लड़का उसको पूछ लेना कि यार वो फलाना आदमी ऐसी बात बोल के गया था, क्या सही बात है वो क्या? अब जब आदिवासी ही इस देश का असली मालिक है तो मालिकों की स्थिति गुलामों जैसी क्यों? मालिक ऐसे रहते क्या? मालिकों की ये हालत, ये आप खुद सोचो कि हमारे बच्चों की क्या हालत होगी। भाई मालिक होता है वो तो राजा होता है ना, वो तो सब कुछ फैसले अपने लेता है ना। देश के मालिकों की बदतर से बदतर स्थिति, ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। जिसकी जमीन उसका खनिज, ये 2013 का।
18/4/2013 का। अब जिसकी जमीन उसका खनिज से क्या मतलब? अब किसी आदिवासी भाई की जमीन में अगर कोयला निकलता है, पेट्रोल निकलता है, सोना निकलता है, चांदी निकलता है, तो उस पर अधिकार किसका है? आदिवासी का अधिकार है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है कि जिसकी जमीन उसका खनिज। लेकिन सरकार ने क्या किया, अगर ऐसी कहीं भी स्थिति आती तो वो सबसे पहले पुलिस बुलाती, पुलिस लगवा देती वहां, बोलती कि ये जमीन सरकार के नियंत्रण में है, अधीन में है। हम ये मांग करते हैं, पूरे देश में अभी ये अभियान चल रहा है कि जिसकी जमीन उसका खनिज, इसके अंतर्गत हमको उस जमीन के अंदर जो भी चीजें निकल रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, इसमें आदिवासियों की जमीन के नीचे जो भी सोना, चांदी, कोयला, जो भी मिट्टी निकल रही है, ये लोग पत्थर भी बेच रही है, तो हमारे पत्थर भी ले जाके बेच रहे, उसमें हमने ये मांग की है कि इसमें 50% आदिवासियों को मिलना चाहिए। आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन उसका 50% आदिवासियों को मिलना चाहिए। ये मांग हमको भी उठानी पड़ेगी। आगे मैं आपको बता दूं, जनजातियों आदिवासियों की रूढ़ी व प्रथा को विधि बल प्राप्त है। ये 13(3) बोलता है संविधान का अनुच्छेद 13(3), अनुच्छेद 244(1)(2) पूर्ण स्वशासन व नियंत्रण की शक्ति। पूर्ण स्वशासन का मतलब होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, कि अगर कोई मुख्यमंत्री भी यहां आएगा तो वो आपको पूछ के आएगा कि अनुसूचित एरिया है, मैं पूछ के जाऊं कि वहां जाना है नहीं जाना है। बड़वानी में सुप्रीम ये जो आदेश था, इसके अंतर्गत शिवराज सिंह पे केस दर्ज करवा दिए अपने आदिवासी लोग। क्या आप यहाँ सामूहिक विवाह कार्यक्रम कर रहे हो, ग्राम सभा से पूछा क्या? यहाँ की ग्राम सभा से पूछा? अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों को पूछा क्या आपने? उन्होंने कहा नहीं पूछा। उनका हेलीकॉप्टर भी ढंग से उतरने नहीं दिया लोगों ने, और वापस जाना पड़ा, और वो आज भी उनके खिलाफ वो रिपोर्ट वहां दर्ज है। ये आदिवासियों के स्वशासन की इसमें बात लिखी है, ये बात हमको समझना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें अभी मैं विस्तार से बताया हूं, थोड़ी थोड़ी आप लोगों को समझ में आई हो तो ठीक, नहीं तो आगे हमारे साथी लोग आपको विस्तार से समझाएंगे। आप समझो और अपने भविष्य का फैसला खुद करो कि हमें आने वाले समय में क्या करना है। पार्टीवाद के चक्कर में मत पड़ो, अपने भाइयों से मत लड़ो कि वो कांग्रेस का है, वो बीजेपी का, उससे बात नहीं करूं। सबसे पहले समाज है, समाज से ही संगठन का निर्माण होता है और समाज से ही नेता का निर्माण होता है। तो नेता और ये पार्टी के चक्कर में बाद में पड़ो, पहले समाज को सर्वोपरि रखो, अपने आदमी को सर्वोपरि रखो कि नहीं चलो आज गलत दिशा में जा रहा है, मैं उसको समझाऊं। क्योंकि लोग तो आपको लड़ाने आएंगे, और लड़ा लड़ा के उन्होंने अपना राज्य भी छीन लिया, हमारे राजाओं की हत्या भी कर दी, और आज हमको कोई पूछता भी नहीं है। मध्य प्रदेश आदिवासियों का राज्य है, आज तक हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, और सरकार भी ये बोलती भी नहीं है कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे, आज तक नहीं बोला, ऐसा बोल ही नहीं सकती। अगर हमारे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे लोग सांसद विधायक बनेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे बताओ? उन्होंने तो लड़ झगड़ के ये हमको हरा के ये राज्य जीता है ना, वो तो कब्जा जमा के रखे हैं यहाँ पर, विदेशी है, उनको मालूम है कि हमको यहाँ जीना है तो इनको लड़ाना पड़ेगा आपस में, और इनके लोगों को नीचे ही रखना पड़ेगा। राजनीति जब भी हमारे लोग करने जाते हैं तो बोलते हैं राजनीति कीचड़ है, मत फंस जाओगे, दलदल है, मत जाओ। राजनीति कीचड़ है, दलदल है, तो इतने सालों से आप क्यों जमे हुए हो राजनीति में? हमारे लोगों को भी आगे आने दो। ये बात पूछो, नेताओं से पूछो, और वोट तो बिल्कुल भी मत बोचो। वोट बेच बेच के हमने हमारा भविष्य खतरे में डाल लिया। यूं सोचो, मऊ क्षेत्र की स्थिति बहुत दयनीय है। जब बात आती है कि आदिवासी कहां है, तो मऊ क्षेत्र में तो आदिवासी है ही नहीं, सीट ही नहीं है आदिवासियों की, ऐसा बोलते। सीट नहीं है इसका मतलब हमारे लोग गांव में नहीं रहते क्या? रहते ना, फिर उनकी चर्चा क्यों नहीं होती विधानसभा में, संसद में? उनकी चर्चा नेता लोग क्यों नहीं करते? ये सवाल आप लोग पूछना। समय कम है, अभी शांतिपूर्ण तरीके से बैठो और ये सारी बात समझो आप लोग। जय आदिवासी।